नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत हरियाणा के ज़िला भिवानी से है। भिवानी ज़िले में एक लुहारू नाम का गांव पड़ता है। लुहारू गांव की रहने वाली होती है मंजू देवी। मंजू देवी एक विधवा महिला होती है। इस गांव में मंजू देवी अपने घर में अचार बनाकर बेचने का काम किया करती थी। मंजू देवी अचार बेच के कुछ पैसे कमा लिया करती थी। इसकी वजह से मंजू देवी के घर का गुजारा अच्छा खासा चला करता था। अब मंजू देवी के परिवार में उसका एक देवर होता है जिसका नाम रघु होता है। रघु की अब तक शादी नहीं हुई थी। रघु इसी कारखाने में नौकरी का काम किया करता था। रघु इस कारखाने में जितने भी पैसे मिलते थे वह सारे पैसे अपनी भाभी मंजू को दे दिया करता था। अब मंजू के परिवार में उसके 2 बच्चे होते हैं। बड़ी बेटी का नाम दीपा होता है और छोटे बेटे का नाम शिव होता है। दीपा 12वीं कक्षा की पढ़ाई किया करती थी और दीपा आगे की पढ़ाई वह कर नहीं पा रही थी क्योंकि मंजू देवी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। इसकी वजह से दीपा 12वीं के बाद की पढ़ाई कर नहीं पा रही थी। लेकिन उसका छोटा बेटा शिव होता है, वह कक्षा 9 में पढ़ाई करता था। शिव पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार लड़का था। इसी तरीके से परिवार में यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इस बात के बारे में कोई नहीं जानता कि यह मंजू देवी आगे चल के बड़े बड़े कांड करने वाली होती है। रघु अपनी भाभी मंजू से कहता है कि भाभी, कारखाने में मुझे अब मेहनत मजदूरी नहीं करनी होती। मैंने कारखाने में काम करके देख लिया है, लेकिन कारखाने का मालिक है वह समय पर पगार नहीं देता, जिसकी वजह से मैं काफ़ी उदास व परेशान रहता हूँ। इस वजह से मंजू देवी अपने देवर रघु से पूछने लगती है, रघु तुम क्या काम करना चाहते हो? रघु कहने लगता है कि भाभी मैं एक ऑटो रिक्शा खरीदना चाहता हूँ। हमारे गांव के मुख्य बस स्टैंड पे कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं है। ऑटो रिक्शा से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब जैसे ही उसकी भाभी मंजू को ये बात कही जाती है तो मंजू बड़ी खुश होती है। लेकिन उस समय रघु अपनी भाभी मंजू से कहने लगता है कि भाभी, ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। अब इसके बाद मंजू कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। इसके बाद मंजू देवी होती है वह अपने कई पड़ोसियों से पैसे मांगती है, लेकिन कोई भी पड़ोसी उसको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। थक हार कर मंजू देवी अपने घर पर वापस आ जाती है। अब मंजू देवी सोचने लग जाती है कि उसे पैसे कहाँ से लाने चाहिए। तभी मंजू देवी को ख्याल आता है कि गांव में एक साहूकार भी रहता है। वह साहूकार का नाम करमपाल सिंह होता है। करमपाल सिंह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो औरतों एवं महिलाओं में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। करमपाल चरित्र से भी कुछ ठीक ठाक नहीं होता है। करमपाल की सबसे बड़ी कमजोरी औरत होती है। करमपाल का जो औरत पसंद आ जाया करती थी, करमपाल उसको अपने पैसे के बलबूते पर अपने बिस्तर तक जरूर लेके आता था। करमपाल सिंह का बस यही काम होता था। लेकिन यह औरत करमपाल सिंह के बारे में अच्छे खासे तरीके से नहीं जानती थी। फिर भी मंजू देवी उसी समय घर से बाहर निकलती है और करमपाल सिंह के घर पे चली जाती है। करमपाल सिंह उस समय अपने घर में चारपाई पे बैठ के सिगरेट पी रहा था और जैसे ही मंजू देवी घर के अंदर प्रवेश कर रही तो करमपाल सिंह की नज़र सुंदर व खूबसूरत महिला मंजू देवी पे पड़ती है। करमपाल सिंह जैसे ही मंजू देवी को देखता है और खूबसूरत बदन को देख के करमपाल सिंह की नीयत में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। करमपाल सिंह अपने मन में सोचने लगता है कि इस महिला को अपने जाल में कैसे फंसाऊं मैं। इसके बाद करमपाल सिंह मंजू देवी से पूछने लगता कि भाभी, आप हमारे घर काफ़ी दिनों के बाद आए हो। इसके बाद मंजू देवी कहने लगती है कि साहब, मुझे 1.5 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है क्योंकि मेरे देवर रघु को ऑटो रिक्शा खरीदना है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनको ऑटो रिक्शा दिला सकूँ। उसी समय करमपाल सिंह कहने लगता कि मंजू, मैं तुम्हें पैसे तो दे सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? अब जैसे ही ये बात मंजू के सामने आती है तो मंजू चुपचाप रह जाती है। लेकिन फिर भी इसके बाद करमपाल सिंह कहने लगता है कि मेरी एक शर्त पर पैसे मैं आपको दे सकता हूँ। मंजू देवी पूछने लगती, साहूकार साहब, ऐसी कौन सी शर्त है? इसके बाद साहूकार मंजू देवी
को कहने लगता है कि तुम्हें मेरा बिस्तर गर्म करना पड़ेगा। जैसे ही तुम मेरा बिस्तर गर्म कर दोगी, इसके बाद मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए नहीं बल्कि 2 लाख रुपए दूंगा। यह बात मंजू देवी को कही जाती है तो मंजू देवी बड़ी खामोश हो जाती है, लेकिन करमपाल सिंह की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है। करमपाल सिंह अब कहने लगता है, देखो यहाँ पर हम दोनों को देखने वाला कोई नहीं है। मेरा पूरा परिवार किसी काम के लिए बाहर गया हुआ है, किसी को भनक तक नहीं लगेगी। बस इतनी बातें कहने के बाद करमपाल सिंह उसी समय मंजू देवी का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन इस समय मंजू देवी को गुस्सा आ जाता है। मंजू देवी कहने लगती है कि मैं ऐसी वैसी महिला नहीं हूँ, मैं कोई धंधा नहीं करती हूँ और तुम मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर पे जाती हूँ। लेकिन करमपाल सिंह ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। जैसे ही ज़बरदस्ती करता है तो मंजू देवी उसी समय साहूकार और करमपाल सिंह के गाल पे 2 तमाचे जड़ देती है। अब जैसे ही तमाचा मारा जाता है तो साहूकार को भी गुस्सा आ जाता है। करमपाल सिंह भी उसी समय महिला को एक थप्पड़ मार देता है और इसके बाद जिसकी वजह से झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पड़ोसी लोग भी वहाँ के इकट्ठे हो जाते हैं। यह सारे पड़ोसी मिल के उन दोनों के बीच बचाव करने लग जाते हैं, लेकिन साहूकार करमपाल सिंह होता है वह मंजू देवी को धमकी देता है कि कहता है कि एक दिन तुम्हें मेरे बिस्तर तक ज़रूर लेके आऊँगा, चाहे तुम इसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े। अब जैसे ही यह धमकियाँ मंजू देवी को दी जाती हैं तो मंजू देवी चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और अपने घर पे चली जाती है। लेकिन यह सारी बातें मंजू देवी अपने पूरे परिवार से छिपा लेती। मंजू देवी इसके बारे में ना तो अपने देवर रघु को बताती है और ना ही और किसी को बताती है। मंजू देवी यहाँ पर सबसे बड़ी भूल कर जाती है, सबसे बड़ी गलती कर लेती है। लेकिन मंजू देवी नहीं जानती थी कि आगे चल के साहूकार होता है वह जो करमपाल सिंह होता है वह उसका दोस्त सरपंच महिला के साथ भी बड़ा कांड करने वाला होता है। इसी तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आती है। 19 मई 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 9 बजे का टाइम होता है। साहूकार करमपाल सिंह उसी समय अपने गांव के अच्छे खासे दोस्त सरपंच किशन सिंह के पास फ़ोन कॉल करता है। किशन सिंह को कहता है कि सरपंच साहब, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। किशन सिंह सरपंच कहने लगता है कि मैं अपने खेत में बैठा हूँ, तुम जल्दी से मेरे खेत में आ जाओ। इसके बाद करमपाल सिंह होता है वह उसी समय शराब की कुछ बोतलें लेके सरपंच साहब के खेत पे चला जाता है और अपने दोस्त किशन सिंह से मिलता है और कहने लगता है कि आओ चलो बैठ के पार्टी करते हैं। इसके बाद किशन सिंह सरपंच और करमपाल सिंह दोनों बैठ के शराब पीना शुरू करते हैं। शराब पीते पीते दोनों दोस्तों को गहरा नशा हो जाता है। उसी समय करमपाल सिंह अपने दोस्त किशन सिंह को वो कहने लगता है कि देखो दोस्त, तुम्हें मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। ये हमारे गांव में एक महिला रहती है जिसका नाम मंजू देवी होता। कई दिनों पहले उसने मेरे को थप्पड़ मारा था, उस थप्पड़ का मुझे जवाब देना है। जैसे ये बात किशन सिंह को कही जाती है तो किशन सिंह कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो आज ही मैं उस महिला को उठाकर खेत में ले आता हूँ। लेकिन करमपाल सिंह कहने लगता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। जब एक सही तरीके से हमारे कब्जे में नहीं होगा तब हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद दोनों दोस्त मिलके कुछ देर तक शराब पीते हैं। अब किशन सिंह सरपंच कहने लगता है कि आज शाम के समय मैं उसके घर पे जाता हूँ और उस महिला को अपने जाल में फंसा लेता हूँ। फिर दोनों मिलके महिला के साथ मज़े करने वाले हैं। अब जैसे ये बात करमपाल सिंह को कही जाती तो करमपाल सिंह मान जाता है। इसके बाद शाम के तकरीबन 8 बजे का टाइम होता है। किशन सिंह सरपंच होता है वह अपने घर से बाहर निकलता है और थोड़ी देर बाद किशन सिंह सरपंच मंजू के घर पे जाता है और मंजू देवी के दरवाज़ा खटखटाता है। मंजू देवी अपने घर का दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही मंजू देवी घर का दरवाज़ा खोलती है, देखती है तो उसकी नज़र किशन सिंह सरपंच के ऊपर पड़ती है। अब मंजू देवी पर किशन सिंह की भी नज़र पड़ जाती है। मंजू देवी को किशन सिंह देखता है तो उसके सुंदर शरीर को देखता ही रह जाता है और किशन सिंह की नीयत भी ख़राब हो जाती है। किशन सिंह सोचने लगता है कि इतनी सुंदर महिला आज तक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। इसके बाद महिला मंजू देवी खुद भी किशन सिंह को कहने लगती है कि सरपंच साहब घर के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी का प्रबंध करती हूँ। इसके बाद किशन सिंह सरपंच उसी समय घर के अंदर आके बैठ जाता है। फिर
यह महिला मंजू देवी होती है, वो सरपंच के लिए चाय बनाती है। अब इसके बाद किशन सिंह सरपंच कहने लगता है कि मंजू, मेरे खेत में 3-4 दिनों से एक भी मजदूर काम पे नहीं आ रहा। अगर तू मेरे खेत में मजदूरी करना चाहती हो तो वो 2-3 दिन मैं तुम्हें मजदूरी दे दूंगा और मजदूरी के पैसे दे दूंगा। हाँ, और तुम मेरे खेत में काम करने के लिए आ जाओ। मंजू देवी को लालच आ जाता है और मंजू देवी सोचने लग जाती कि आजकल उसका देवर रघु के पास भी कुछ काम नहीं है। इसी तरीके से हमारी घर में बहुत ज़्यादा गरीबी बनी हुई है। हम 2-4 दिन सरपंच साहब के खेत में काम कर लेंगे तो हमारे को 2 पैसे मिल जाएंगे। फिर मंजू देवी सरपंच साहब से कहने लगती, सरपंच साहब, आप किसी बात की फ़िक्र मत करो, मैं कल सुबह 9 बजे के आसपास आपके खेत में आ जाऊंगी। तुम मुझे कामकाज बता देना, मैं 2-3 दिन आपके खेत का सारा काम ख़त्म कर दूंगी। अब जैसे ही किशन सिंह मंजू देवी की ये बात सुनता है तो बड़ा खुश होता है, लेकिन अब मंजू देवी नहीं जानती थी कि खेत में जाने के बाद उसके साथ कितना बड़ा कांड होने वाला है। इसके बाद हंसते मुस्कुराते सरपंच साहब घर से बाहर निकलता है और आने वाली कल की सुबह का इंतज़ार करता है। इसी तरीके से 2-4 बातें करने के बाद किशन सिंह बाहर चला जाता है। अब जैसे ही शाम के तकरीबन 8 बजे का टाइम होता है, मंजू देवी का देवर रघु रघु से कहने लगती है कि रघु, मुझे सरपंच साहब के खेत में मजदूरी का काम मिला है, मैं कल से सरपंच साहब के काम करने जाऊंगी। फिर रघु कहता है कि भाभी, मुझे भी कारखाने में दोबारा से काम मिल गया है, मैं कल सुबह कारखाने में चला जाऊंगा। मंजू देवी कहती, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये देवर रघु होता है वह कहता है कि ठीक है भाभी, तुम भी सरपंच साहब के काम करने चली जाना। इसी तरीके से पूरी रात गुजर जाती है। अगला सुबह होता है, सुबह के तकरीबन 10 बजे का टाइम होता है। मंजू देवी अपने घर का फटाफट काम निपटा के सरपंच साहब के खेत में जाने के लिए तैयार हो जाती है और वह थोड़ी देर बाद सरपंच साहब के खेत में आ जाती है। इसके बाद जो सरपंच किशन सिंह होता है वह महिला को देखने के बाद कहने लगता है कि मैं तुम्हें सारे काम काज समझा देता हूँ। किशन सिंह सरपंच महिला को कुछ काम बताता है। फिर यह महिला मंजू देवी सरपंच साहब के खेत पे कामकाज करना शुरू कर देता है। लगभग आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है। इसके बाद किशन सिंह सरपंच अपने दोस्त करमपाल साहूकार को फ़ोन कॉल करता है और कहता है कि आज खेत में बकरी फंस चुकी है, अगर तुम्हें मज़े करना है तो जल्दी से मेरे खेत में आ जाओ। इसके बाद करमपाल सिंह कहता है कि मैं अभी मोटरसाइकिल उठाता हूँ और तुम्हारे खेत में आता हूँ। अब इसके बाद करमपाल सिंह उसी समय अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और सीधे सरपंच साहब के खेत पे आ जाता है और रास्ते में जो शराब का ठेका उससे 3-4 बोतलें शराब की भी लेके आता है। अब दोनों दोस्त मिलके पहले तो खेत में बैठ के शराब पीते हैं। अब किशन सिंह सरपंच होता है वह उस महिला को अच्छे खासे जाल में फंसा लिया होता है। इसके बाद किशन सिंह सरपंच अपने दोस्त करमपाल को और दोनों दोस्त बैठ के काफ़ी देर तक शराब पीते हैं और दोनों को नशा हो जाता है। तो करमपाल सिंह कहने लगता है, हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। लेकिन उसी समय सरपंच साहब कहता है कि देखो, इस समय कोई भी खेत में दूर दूर तक नहीं है, चलो इस महिला का फ़ायदा उठा लेते हैं। सरपंच किशन सिंह हमेशा अपने पास लाइसेंस रिवॉल्वर रखता था। इसके बाद किशन सिंह होता है वह करमपाल दोनों चारपाई से खड़े होते हैं और महिला के पास चले जाते हैं। जल्दी जल्दी किशन सिंह अपने लाइसेंस से रिवॉल्वर निकालता है और मंजू देवी पर तान देता है। मंजू देवी को कहने लगता है कि तुम्हें आज हमारे साथ खेत में वक्त गुजारना। मंजू देवी जैसे ही रिवॉल्वर देखती है तो काफ़ी डर जाती है। इसके बाद दोनों दोस्त मिलकर मंजू देवी को एक पेड़ के पीछे ले जाते हैं और फिर मंजू देवी के चुन्नी से हाथ पैर बांध देते हैं और मंजू देवी के मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। फिर इसके बाद करमपाल सिंह और किशन सिंह दोनों मंजू देवी के साथ गलत व गंदा काम करना शुरू कर देते हैं। करमपाल सिंह और किशन सिंह दोनों मिलके मंजू देवी के साथ इस गलत व गंदे काम को काफ़ी देर तक अंजाम देते हैं। जब तक दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती, ये दोनों उस गलत काम को अंजाम देते रहते हैं। इसके बाद किशन सिंह और इस महिला मंजू देवी को धमकियाँ देता है कि अगर तूने गांव में किसी को ये बात बताई तो तुम्हारे पूरे परिवार को हम जान से मार देंगे। जैसे ही मंजू देवी को धमकियाँ दी जाती है तो मंजू देवी काफ़ी डर जाती है। मंजू ना तो
वो इनके सामने बोल सकती है और ना ही कुछ कह सकती, क्योंकि सरपंच साहब अब रिवॉल्वर होती है। और वह किशन सिंह सरपंच कहता है कि हमारा जब भी मन करेगा तुम्हें अपने हमारे खेत में बुला लिया करेंगे और तुम हमारे साथ गंदा व गलत काम क्या करोगी। ये अब करमपाल सिंह कहने लगता है कि देखो, मेरा बदला तो पूरा हो चुका है, लेकिन मैं इस महिला को हासिल करना चाहता था। अब मैंने इस महिला को हासिल कर लिया है। इसके बाद सरपंच किशन सिंह होता है जो करमपाल सिंह, ये दोनों कहते हैं कि अब तुम अपने घर जा सकती हो, क्योंकि हमारा काम ख़त्म हो चुका है। इसी तरीके से अब मंजू देवी को छोड़ दिया जाता है। मंजू देवी जैसे तैसे करके अपने गांव में आ जाती है, अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन मंजू देवी इन सारी बातों को छिपा लेती है। मंजू देवी इसके बारे में ना तो अपने देवर रघु को कहती है और ना ही अपने बच्चों को कुछ बताती। अब मंजू देवी, यह सबसे बड़ी दूसरी गलती होती है, लेकिन मंजू देवी नहीं जानती थी कि आगे चल के उसकी बेटी दीपा के साथ भी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले होते हैं। ऐसे ही एक तारीख आती है, 30 मई 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 10 बजे का वक्त होता है। मंजू देवी अपने घर में कामकाज कर रही होती है और पास में उसकी बेटी दीपा बैठ के भी अपना कामकाज ख़त्म कर रही होती है, लेकिन उसी समय दरवाजे पे दस्तक होती है। दीपा अपना दरवाज़ा खोलती ही देखती है कि उसकी सहेली पिंकी खड़ी होती है। पिंकी घर के अंदर आती है और पिंकी अब दीपा को कहने लगती, दीपा तुझे आज मेरे साथ शहर चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी माँ की दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि मेरे को शहर में दवाइयाँ लेके आना है। यह बात दीपा को कही जाती है। दीपा अपनी माँ मंजू के पास जाती है। मंजू को कहती है कि माँ, मैं पिंकी के साथ शहर जा रही हूँ, 1-2 घंटे के अंदर घर वापस आ जाऊंगी। माँ उसी समय अपनी बेटी दीपा को कहती है, बेटी जल्दी से घर पर वापस आ जाना। बस यह 2-4 बातें करने के बाद पिंकी और दीपा घर से बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर में दोनों लड़कियां गांव के अड्डे पर पहुंच जाती हैं और पिंकी और दीपा देखती है कि गांव के अड्डे पे कोई रिक्शा नहीं होता। दीपा कहने लगती है, पिंकी, हमारे इस अड्डे पे कोई रिक्शा नहीं मिलती है, यहाँ से मुख्य बस स्टैंड 3 किलोमीटर दूर है। पिंकी कहती है कि चलो पैदल चलते हैं। अब दीपा और पिंकी दोनों मुख्य बस स्टैंड के लिए पैदल निकल पड़ती हैं और वहाँ पे वह देखती हैं, एक बस पकड़ती हैं और दोनों शहर चली जाती हैं। शहर जाने के बाद दोनों लड़कियाँ एक हॉस्पिटल में जाती हैं। वहाँ से पर्ची दिखाकर कुछ दवाइयाँ लेती हैं। दवाइयाँ खरीदने के बाद पिंकी ये कहने लगती कि चलो गांव में चलते हैं। इसके बाद पिंकी और दीपा बस पकड़ती हैं और बस के माध्यम से गांव के मुख्य बस स्टैंड पे पहुंच जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात होती है कि गांव के मुख्य बस स्टैंड पे ऑटो रिक्शा नहीं दिखाई देती। अब दीपा कहने लगती, पिंकी, अब फिर से हमें पैदल गांव जाना पड़ेगा। दीपा कहती है कि कुछ देर तक किसी ऑटो रिक्शा का इंतज़ार कर लेते हैं। इसी तरीके से दोनों लड़कियां 10-15 मिनट तक ऑटो रिक्शा का इंतज़ार करती हैं, लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं आती। दीपा कहने लगती है कि चलो पिंकी, पैदल ही चलते हैं। इसी तरीके से दोनों लड़कियां पैदल चलना शुरू कर देती हैं। अब जैसे ही 5 से 6 मिनट का वक्त गुजरता है, उसी समय किशन सिंह सरपंच की गाड़ी पीछे से आ जाती है। इस गाड़ी में किशन सिंह सरपंच बैठा होता है और साहूकार करमपाल सिंह दोनों बैठे होते हैं। जैसे ही गांव के साहूकार करमपाल सिंह की नज़र मंजू की बेटी दीपा पे पड़ती है, तो करमपाल सिंह अब अपने दोस्त किशन सिंह को कहने लगता है कि किशन सिंह, देखो, मंजू की बेटी दीपा सड़क पे जा रही है, तुम इस लड़की को जैसे तैसे करके गाड़ी में बिठा लो, इसको भी हम सबक सिखाते हैं। किशन सिंह सरपंच भी मान जाता है, लेकिन किशन सिंह सरपंच अपने दोस्त को कहने लगता है कि देखो, लड़की अकेली नहीं है, गांव की दूसरी लड़की भी उसके साथ है। लेकिन करमपाल सिंह कहने लगता है कि दूसरी लड़की को भी उठा लेते हैं। इसी तरीके से किशन सिंह उसी समय अपनी गाड़ी को रोक लेता है और गाड़ी से बाहर निकलता है और दीपा को कहने लगता है कि बेटी, हम दोनों गाड़ी लेकर गांव की तरफ जा रहे हैं, तुम दोनों गाड़ी में बैठ जाओ। जैसे ही दीपा को कही जाती है, तो दीपा और पिंकी किशन सिंह की सारी बातों पे विश्वास कर लेती हैं और जैसे तैसे करके किशन सिंह सरपंच अब दोनों लड़कियों को गाड़ी में बिठा लेते हैं। फिर किशन सिंह सरपंच अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। अब जैसे ही 2-3 मिनट का वक्त गुजर जाता है, तो किशन सिंह सरपंच की नीयत पहले से ही दोनों लड़कियों पे ख़राब हो चुकी थी। दूसरी तरफ साहूकार की नज़र भी ख़राब हो चुकी थी। इसी तरीके से किशन सिंह उसी समय अपनी रिवॉल्वर निकालता है और दोनों लड़कियों पे तान देता है। दोनों लड़कियों को कहने लगता है कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो यहीं
पर गोली मार देंगे। फिर दोनों लड़कियां डर जाती हैं। इसके बाद किशन सिंह सरपंच अपनी गाड़ी का रुख अपने खेतों की तरफ कर लेता है। थोड़ी देर में गाड़ी खेत में पहुंच जाती है। किशन सिंह सरपंच अपनी गाड़ी को रोककर और साहूकार होता है, वह कहने लगता है कि चलो शराब पीते हैं, फिर दोनों लड़कियों के साथ वक्त गुजारेंगे। अब जैसे ही गाड़ी के अंदर किशन सिंह सरपंच और साहूकार दोनों बैठ के शराब पीते हैं तो दोनों लड़कियां चुपचाप बैठी होती है। दोनों लड़कियां हाथ जोड़ रही होती हैं, कहती हैं कि हमें दोनों को छोड़ दो। इसके बाद किशन सिंह सरपंच दीपा को कहने लगता है कि हम दोनों ने मिलकर तुम्हारी माँ को भी नहीं छोड़ा, तो आज तुम्हें तो क्या छोड़ने वाले हैं। अब दीपा जैसे ही किशन सिंह की इन सब बातों को सुनती है तो दीपा के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। किशन सिंह सरपंच यहीं पर नहीं रुकता। किशन सिंह सरपंच अब मंजू की पूरी कहानी अब उसकी बेटी दीपा के सामने सुनाता है। देखते ही देखते दोनों दोस्तों को गहरा नशा हो जाता है। इसके बाद करमपाल सिंह कहने लगता है कि चलो इन लड़कियों के साथ वक्त गुजारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद किशन सिंह और करमपाल सिंह दोनों लड़कियों को गाड़ी के अंदर ही दीपा और पिंकी के साथ गलत व गंदा काम करना शुरू कर देते हैं। यह दोनों दोस्त मिलकर गलत व गंदे काम को अंजाम देना शुरू कर देते हैं जब तक दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। और दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो किशन सिंह सरपंच कहने लगता है कि देखो करमपाल, हमारी शराब ख़त्म हो चुकी है। इस समय लड़कियों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि इन लड़कियों को हम रात के समय छोड़ने वाले। करमपाल सिंह कहने लगता है कि तुम ऐसा करो और इन दोनों लड़कियों को गाड़ी से बाहर उतार दो और मैं गाड़ी लेके शराब के ठेके पे जाता हूँ, वहाँ से शराब खरीद कर लाता हूँ। अब जैसे ही किशन सिंह को वो कहता है तो यह तो अच्छी बात है। इसी तरीके से दोनों लड़कियां गाड़ी से नीचे उतार दी जाती हैं और किशन सिंह सरपंच भी गाड़ी से नीचे उतर जाता है। लेकिन किशन सिंह सरपंच इन दोनों लड़कियों पर रिवॉल्वर तान देता है। इसके बाद करमपाल सिंह उसी समय गाड़ी स्टार्ट करता है और शराब के ठेके पर जाता है। शराब की कुछ बोतलें खरीद के लेके आता है। किसी दुकान से खाने पीने का सामान भी खरीदता है। और अब सारा सामान खरीदने के बाद करमपाल सिंह गाड़ी लेके खेत में आ जाता है। इसके बाद सरपंच और करमपाल सिंह दोनों गाड़ी के अंदर बैठ के शराब पीते हैं और दोनों लड़कियों को फिर से गाड़ी के अंदर बिठा लिया जाता है। और गहरा नशा होने के बाद करमपाल सिंह अपने दोस्त को कहने लगता है, देखो अब तो शाम होने वाली, लड़कियों के साथ एक बार फिर से अपना वक्त गुजारते हैं, इसके बाद इन दोनों लड़कियों को छोड़ देंगे। इसी तरीके से किशन सिंह सरपंच भी मान जाता है। इसके बाद किशन सिंह सरपंच और करमपाल सिंह दोनों दीपा और पिंकी के साथ गलत और गंदा काम करना शुरू कर देते हैं। गलत व गंदे काम को तब तक अंजाम देते हैं तब तक दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। और जैसे ही ये दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, किशन सिंह इन दोनों लड़कियों को धमकियां देता है कि अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो तुम दोनों को जान से मार देंगे। वहीं पर पिंकी और दीपा दोनों काफ़ी डर जाती है। दोनों सहमी हुई हैं, ना तो दोनों कुछ कह सकती और ना ही बोल सकती, क्योंकि किशन सिंह सरपंच के उसको छोड़ने वाले ये नहीं होते हैं और उनको जान से मारने की धमकियां दी जाती है। लेकिन करमपाल सिंह कहने लगता है कि ये लड़कियों को जान से मारने की ही ज़रूरत नहीं है। ये दोनों लड़कियां किसी के सामने मुंह खोल ही नहीं सकती। हम दोनों ने मिलके इन लड़कियों का ऐसी हालत कर दी है। अब दोनों लड़कियां गाड़ी में बिठाकर गांव में छोड़ देते हैं। अब जैसे तैसे करके दोनों lड़कियां अपने घर पहुंचती हैं। जैसे ही दीपा अपने घर पर पहुंचती है तो अपनी मां मंजू के लिपट लिपट कर रोना शुरू कर देती है और अपनी मां मंजू को कहने लगती है कि मां, मेरे साथ बहुत गलत काम हुआ है। वो पिंकी भी खड़ी होती है। अब इसके बाद बेटी दीपा से पूछने लगती है, बेटी ऐसी बात क्या हो गई, मुझे सारी बात सच सच बताओ। इसके बाद जो मंजू देवी होती है अपने देवर रघु के पास फ़ोन कॉल करती है। रघु भी अपना सारा काम छोड़ के घर पे आ जाता है। फिर इसके बाद मंजू देवी अपने देवर रघु को पूरी कहानी सुनाती है। इसके बाद मंजू देवी का बेटा शिव भी बैठा होता है। शिव वो भी सारी बातें सुन रहा होता था। शिव के दिलो दिमाग पे इन सारी बातों का गहरा असर हो चुका था। इसके बाद जैसे ही रघु को सारी बातें बताई जाती है तो रघु कहने लगता है कि भाभी मैं
अभी चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। मंजू कहती है कि हाँ हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। इसके बाद मंजू और रघु दोनों लड़कियों को नज़दीकी पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद एक पुलिस दरोगा बैठा होता है जिसका नाम दिलीप कुमार होता है। मंजू इस पुलिस दरोगा को अपनी पूरी कहानी सुनाती है, लेकिन यह पुलिस दरोगा कहने लगता है कि तुम गरीब लोग अमीर लोगों को ऐसे ही अपने जाल में फंसा लेते हो, इन अमीर लोगों से कुछ पैसे लेते हो और फिर इसके बाद बात बिगड़ जाती है तो इन पे गलत इल्ज़ाम लगा के इन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर करवाते हो। वो थक हार के मंजू देवी वापस घर पे आ जाती है, लेकिन जो मंजू देवी वह कहने लगती है कि गांव का सरपंच किशन सिंह के लिए मैं गांव में पंचायत बिठाऊंगी। लेकिन रघु कहने लगता है कि जो पंच होता है वह भी उन्हीं के तरीके का होता है, उन्हीं का आदमी होता है जिसका नाम रमेश है। वह हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं होता है। जब पंच से बात की जाती है तो मंजू देवी अपनी बेटी की और पिंकी की पूरी कहानी पंच के सामने सुनाती है तो पंच रमेश कहने लगता है कि यह तो बहुत बुरी बात है, दोनों लड़कियों के साथ बहुत बुरा गलत हुआ है। कल सुबह एक पंचायत बिठाएंगे, उसी समय सरपंच नहीं बैठेगा बल्कि हम पंच मिलके फैसला करेंगे। इसी तरीके से पूरी रात गुजर जाती है। जैसे अगली सुबह होती, सुबह के तकरीबन 9 बजे का टाइम होता है, पंचायत बैठ जाती है। इसके बाद पंच रमेश कहने लगता है कि पहले हम लड़कियों से पूरी पूछताछ करेंगे। इसी तरीके से रमेश पंच दोनों लड़कियों से पूछने लगता है तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। इसके बाद पिंकी और दीपा होती वह अपनी पूरी कहानी ही पंच रमेश को सामने सुनाती है। पंच रमेश कहने लगता है कि मैं तुम्हें सरपंच साहब को भी यहाँ बुला रखा हूँ, साथ ही अपने दोस्त करमपाल को भी बुला रखा हूँ। इसके बाद रमेश पंच सरपंच किशन करमपाल सिंह से पूछने लगते हैं कि तुमने इन दोनों लड़कियों के साथ गलत काम क्यों किया था। उसी समय किशन सिंह सरपंच कहने लगता है यह बात सच है कि हमने दोनों लड़कियों को गाड़ी में बिठा आकर लेके आए थे, लेकिन जैसे ही दोनों लड़कियां हमारी गाड़ी में बैठती हैं तो थोड़ी देर बाद यह दोनों लड़कियां हमसे पैसा मांगना शुरू कर देती हैं और जैसे ही हम दोनों ने इन्हें झूठ बोला तो आज भी ये दोनों लड़कियां झूठ बोल रही हैं। अब जैसे ही यह बात रमेश पंच को कही जाती है तो यह बात बिल्कुल सच है, लड़कियां जानबूझ के झूठ बोल रही हैं। यह दोनों लड़कियां पैसे हटना चाहती हैं। वहां पर मंजू देवी ही का देवर रघु भी खड़ा होता है, मंजू का बेटा शिव भी खड़ा होता है। इन सारी बातों को सुन रहा होता है, लेकिन यह सारी बातें शिव को बर्दाश्त नहीं होती हैं। शिव देखता है कि अपनी बहन दीपा रोना शुरू कर देती है। शिव से यह बातें बर्दाश्त नहीं होती है। शिव उसी समय वहाँ से एक पत्थर उठाता है और पत्थर उठा के सरपंच किशन सिंह के माथे पे मार देता है। अब जैसे ही किशन सिंह के माथे पे पत्थर मारा जाता है तो सरपंच साहब की रिवॉल्वर वहाँ से निकाल लेता है और रिवॉल्वर निकालने रघु के हाथ में एक बड़ा सा डंडा होता है और रघु को भी बहुत सारा गुस्सा आया होता है और सरपंच साहब किशन सिंह के हाथ में ज़ोर से डंडा मारता है। इसकी वजह से रिवॉल्वर नीचे गिर जाती है। इसके बाद जल्दी से लड़का शिव खड़ा होता है और रिवॉल्वर उठाता है। देखते ही देखते सरपंच साहब को 3-4 गोलियां मार दी जाती हैं। लड़का आज शिव यहीं पर नहीं रुकता। इसके बाद शिव 2 गोलियां साहूकार करमपाल सिंह को भी मार देता है। मौके पर करमपाल सिंह और किशन सिंह की मौत हो जाती है। इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच जाती है। फिर जो रमेश पंच होता है वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है। करीबन आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। इसके बाद करमपाल सिंह और सरपंच साहब के शव को कब्जे में करती है और दोनों को वो गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद दोनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। अब रघु से पूछताछ की जाती है। रघु अपनी भाभी मंजू और अपनी भतीजी दीपा की पूरी कहानी पुलिस के सामने रखता है। इसके बाद पुलिस मजबूर होकर रघु और शिव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर देती है। यह बात भविष्य ही तय करेगा कि जज साहब रघु और शिव को आखिरकार क्या सज़ा सुनाएगी। तो दोस्तों, ये घटनाक्रम सुनाने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं किसी के दिल को आहत करना, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई घटनाक्रम के साथ। तब तक दोस्तों, अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखना। राधे राधे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।